हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी करंट अफेयर की क्लास आज तक स्लाइड पे होती रही है, लेकिन आज के बाद जो हमारी क्लासेस होगी वो इसी तरह से होगी जो मैं आज करने जा रहा हूँ आपके सामने रहकर। ठीक है दोस्तों, और इस बार मैं आपको बता दूं कि पहले की तरह नहीं, अभी हमने अपना सोर्स और ज़्यादा वाइड कर दिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दी जाए। कम से कम 15 के आसपास रहेंगे, 15, 20, 10 से ऊपर ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, कोशिश की जाएगी। अगर किसी दिन कोई अच्छा करंट ना भी आया तो तब बात अलग है। अब आप थोड़ा अपना रिव्यू भी दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज है 3 जुलाई 2019। ठीक है दोस्तों, तो हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने तमिल येओमान तितली को अपना राज्य का तितली घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, ये काम किया है तमिलनाडु ने, तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने अपने राज्य की तितली तमिल येओमान को डिक्लेयर कर दिया है, तो इसका आंसर बनता है बी। ये देखिए, तमिल येओमान, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखने वाली तितली है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब आता है आपके सामने पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि कौन सा बल्लेबाज 2019 में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय बना है। तो दोस्तों, ये है रोहित शर्मा, तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, रोहित शर्मा जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, उसने 2019 में 1000 रन का आंकड़ा पार करके पहला भारत का क्रिकेट प्लेयर बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसी के साथ थोड़ी और डिटेल देख लें। तो ये देखिए, ये है रोहित शर्मा। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो मैक्सिमम लोग क्रिकेट के फैन ही होते हैं, तो पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। तो अब आता है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि भारत ने हाल ही में किस देश से स्ट्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, याद रखिएगा मिसाइल का नाम स्ट्रम अटाका। ठीक है दोस्तों, क्या है? स्ट्रम अटाका। अब आपको मिसाइल भी दिखाऊंगा। तो ये भारत ने हस्ताक्षर पर साइन किए हैं स्ट्रम अटाका खरीदने के लिए रशिया के साथ, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, रशिया, रूस। तो अब हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लें, मिसाइल भी देख लें और बाकी सब भी देख लें। तो ये देखिए, ये है वो मिसाइल जो आपके सामने है। ये स्ट्रम अटाका मिसाइल है और नीचे दिखे जाने वाले Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है। ये Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है जिसके साथ इसको अटैच किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ जरा इसके थोड़ा सा देख लें कि भारत ने Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर के अपने बेड़े को बनाने के लिए रूस से ये स्ट्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल, याद रखिएगा एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, टैंक को खत्म कर देने वाली मिसाइल खरीदने का प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंतर्गत 200 करोड़ की डील साइन कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि किस राज्य ने अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की सदस्यता छोड़ दी है और शिकार व्हेल का फिर से करना शुरू कर दिया है। तो ये काम किया है जापान ने, तो इसका आंसर बनता है सी। जापान एक ऐसा देश बना है जिसने दोबारा व्हेल का शिकार करना शुरू कर दिया है और इंटरनेशनल व्हेलिंग आयोग से अपना हाथ वापस खींच लिया है। दोस्तों, इसका कारण क्या था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के समुद्र में पाई जाने वाली जो व्हेल थी उसकी संख्या कम होती जा रही थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग बनाया व्हेल को बचाने के लिए। लेकिन क्योंकि जापान ने कहा है कि अब उनकी जनसंख्या दोबारा काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो इसलिए इन्होंने उससे बाहर आकर दोबारा शिकार करना शुरू कर दिया है। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लें। तो अब दोस्तों, जापान की जब बात आती है
तो जापान की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मछुआरों ने दोबारा शुरू कर दिया है। अब जापान के जो एम्परर हैं उनका नाम है नारोहितो, और वहां की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो टोक्यो है। वहां की करेंसी है वो येन है, ठीक है दोस्तों। और वहां का जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट फूजी। और वहां का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसका नाम है हाचीरोगाटा, ठीक है दोस्तों। और वहां की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है शिनानो रिवर, ठीक है, शिनानो नदी। और वहां की जो सबसे बड़ी झील है, लेक है, उसका नाम है लेक भीवा। इस सबको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में 1592 जिलों में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए पहल की है, जिसमें 256 जिलों में बल दिया है। तो जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जो पहल की है, उस पहल का नाम क्या है? उस पहल का नाम है जल शक्ति अभियान। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों, ए। जल शक्ति अभियान एक शुरू किया गया है जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं उनके द्वारा, ठीक है दोस्तों। अभी हम देख लें इसकी थोड़ी सी और डिटेल। तो ये देखिए, जल शक्ति मंत्रालय जो आता है गजेंद्र सिंह शेखावत के अंतर्गत, उन्होंने ये अभियान शुरू किया है ताकि जल को संरक्षित किया जा सके। देखिए, मौसम बदलना, क्लाइमेट चेंज के कारण जल एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स लेने जरूरी हैं, ठीक है दोस्तों। अब जल संरक्षण की बात आती है, तो ये देखिए जल संरक्षण अभियान का, कि जल संरक्षण अभियान और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान, यह अभियान 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक मानसून के मौसम में नागरिक भागीदारी के माध्यम से चलेगा। ये याद रखिएगा कि अगर पानी को संरक्षित करना है तो नागरिक की भागीदारी बहुत जरूरी है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। उत्तर पूर्व के पीछे हटने वाला मानसून प्राप्त करने वाले राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक एक अतिरिक्त चरण 2 चलाया जाएगा। तो ये अभियान का फोकस पानी के दबाव वाले जिलों और ब्लॉकों पर होगा, ठीक है दोस्तों। ये है जल शक्ति अभियान। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। तो अब आता है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि भारत सरकार का कौन सा विभाग त्रिनेत्र तकनीक का ट्रायल ले रहा है? तो भारत का जो विभाग त्रिनेत्र तकनीक का ट्रायल ले रहा है वो है इंडियन रेलवे, भारत रेल। तो इसका आंसर बनता है बी, ठीक है दोस्तों, बी आंसर बनता है। देखिए त्रिनेत्र है क्या, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो ये देखिए दोस्तों, अब आपके सामने एक टर्म आएगी कि ट्रेन दुर्घटनाओं से बचने के प्रयास में भारतीय रेलवे ने, ट्रेन दुर्घटनाओं से बचने के प्रयास में भारतीय रेलवे ने डीजल ड्राइवरों के लिए टेरेन इमेजिंग शुरू करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें इंफ्रारेड इन्हांसिंग ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेंट होगा। दोस्तों ये रडार असिस्टेंट, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड से संबंधित कैमरे होंगे, 3 अलग अलग टेक्निक वाले, टेक्नोलॉजी वाले कैमरे होंगे, जिनको एक साथ यूज़ किया जाएगा ताकि दुर्घटना रेलवे में कम की जा सके। जैसे कि फोग होती है, धुंध होती है, ठीक है, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे ठंडी होने के कारण धुंध होती है, और उसी को सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एक्सीडेंट ना हो, ठीक है दोस्तों, यही सब है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब आता है आपके सामने 6वां क्वेश्चन, वो क्या है दोस्तों? 6वां क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने असम सरकार के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार तैयार करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये काम करने का निर्णय लिया है नागालैंड ने। तो इसका आंसर बनता है सी, ठीक है दोस्तों। किसने निर्णय लिया है? नागालैंड ने। तो इसका आंसर बनता है सी। तो दोस्तों अब नागालैंड के बारे में थोड़ा सा देख लें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो रजिस्ट्रार वाला ये काम था, ये रजिस्ट्रार वाला काम पहले असम में हुआ था। इलीगल माइग्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये किया गया था
कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स, देखिए अवैध प्रवासियों को पता लगाने के लिए कि वो किस तरह से घुस के आए हैं। दोस्तों अवैध प्रवासी कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी आतंकवादी गतियां करने वाला भी कोई शरारती, कोई असामाजिक तत्व भी आ सकता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं किसकी, अब असेंबली नागालैंड, ठीक है दोस्तों, नागालैंड की असेंबली में जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री वो है वाई पट्टन, वहाँ की जो सदस्यता है 60 है टोटल, ठीक है दोस्तों। वहाँ के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, ठीक है, वो है जलेओ रियो, और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के वो हैं एस बोपाना, वहाँ के स्पीकर हैं वो है वीको, ठीक है दोस्तों। और वहाँ की जो राजधानी है कोहिमा है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेपिहू रियो, ठीक है दोस्तों, नेपिहू रियो, और वहाँ के गवर्नर उनका नाम है पद्मनाभा आचार्य। और देखिए इस स्टेट की फॉर्मेशन हुई 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा नागालैंड को भारत के नक्शे पर देख लें कि कहाँ पर है। ये देखिए, अब ये है भारत, और भारत में हम चलेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है दोस्तों। कहाँ चलेंगे, ये देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट, और ये है नागालैंड राज्य। ये क्या है, नागालैंड राज्य, ठीक है दोस्तों। इसका बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है, म्यांमार देश के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किस राज्य ने महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए 1948 के कारखाने अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। तो ये किया है गोवा राज्य ने। तो इसका आंसर बनता है बी, इसका आंसर बनता है बी, गोवा राज्य ने ये काम किया है, ठीक है। अब जब गोवा राज्य की ये बात आती है तो अब हम गोवा के बारे में थोड़ा सा देख लें। तो दोस्तों गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, वहां की राजधानी है पणजी, वहां के जो फाउंडर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां की असेंबली गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, और असेंबली में सदस्य 40 होते हैं। वहां के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के हैं प्रदीप, और वहां के डेप्यूटी स्पीकर हैं मिशेल लोबो, वहां के स्पीकर का नाम है राजेश पटनाकर। मुझे लगता है कि इतनी इंफॉर्मेशन कम नहीं है, तो अब हम चलते हैं गोवा राज्य को देखने के लिए। तो ये देखिए ये आ चुके हैं हम भारत के नक्शे पर, और ये देखिए ये है गोवा राज्य, छोटा सा राज्य है, ठीक है दोस्तों। ये देश की आज़ादी वाले वक्त नहीं, कुछ देर बाद पुर्तगालों से ये लिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब आता है आपके सामने 8वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। देखिए ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, ठीक है दोस्तों। ये उस जगह लगाया जाता है जिस स्टेट में आतंकवादी गतिविधियां या फिर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत तरह से ध्वस्त हो चुकी हो, ठीक है दोस्तों। तो ये अब लगा है नागालैंड में, ठीक है दोस्तों। अब नागालैंड बार बार आज आ रहा है सामने, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब नागालैंड की बात आती है तो नागालैंड के बारे में मैंने अभी आपको दोस्त थोड़े मैप पे भी बताया है, ठीक है दोस्तों, और इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको पहले दी भी है, और साथ में मैंने आपको मैप पे भी दिखाया है इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब आता है आपके सामने 9वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में खबर में रहा एम किसान पोर्टल मंत्रालय के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एम किसान पोर्टल आता है कृषि और किसान विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या बनता है, ए। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें, वो क्या है कि जो किसानों के लिए एम किसान जो पोर्टल है, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के संगठनों को किसानों को उनकी भाषा, कृषि प्रथाओं और स्थान की वीरता में द्वारा जानकारी एसएमएस या फिर कॉल या फिर वॉइस कॉल द्वारा जानकारी सेवाएं देने के लिए सक्षम बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को चलते हुए ये किया गया है प्रोग्राम। देखिए किसान को मजबूत बनाने का जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये अभियानों में से एक अभियान है। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। अब आता है 10वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन योजना की सराहना की गई है, जो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को दी गई थी? तो ये दिया गया है भारी उद्योग मंत्रालय को। तो इसका आंसर बनता है ए। इसका आंसर क्या बनता है? ए। तो हम चलते हैं आगे। अब हम देखिए आ चुके हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन के अंतर्गत। तो ये कहते हैं कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंतर्गत 2020 के अंतर्गत आता है। नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता है, जिसके अंतर्गत जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉनिक पर, विद्युत पर चलने वाले वाहनों का अडॉप्शन स्वीकार करना है, ताकि हम जो पर्यावरण बदलने की जो प्रक्रिया है, क्लाइमेट चेंज की जो प्रक्रिया है, उसको रोका जा सके या कम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आता है आपके सामने 11वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में कृषि के परिवर्तन के लिए नए रूप में गठित एचपीसी है, हायर पावर कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों ये जो कृषि के परिवर्तन के लिए नए रूप से गठित की गई हायर पावर कमेटी है, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे देवेंद्र फडणवीस करेंगे। ये हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये हैं वहां के मुख्यमंत्री। तो अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है, जो इस हाई पावर कमेटी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है ये देख लें। देखिए, यह नीति आयोग का सुझाव देगा, निवेश को आकर्षित करेगा और खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। तो इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी या और कई चीज़ें। देखिए, भारत की सरकार को आने से पहले किसानों से उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों को आने के बाद कुछ अच्छा देंगे। तो इसी के चलते हुए कि एक पहल है। तब आता है आपके सामने 12वां क्वेश्चन, वो क्या है कि किस भारतीय मुक्केबाज के पास WBC का एशिया सिल्वर वेल्टर वेट चैंपियनशिप का खिताब आ चुका है? तो वो है वैभव यादव। तो इसका आंसर बनता है ए। इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे, इसके बारे में जरा देख लें। तो ये देखिए, ये है वैभव यादव जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया का जो बॉक्सर है वैभव यादव, उसको WBC मतलब वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के द्वारा एशिया सिल्वर वेल्टर वेट चैंपियनशिप दी गई है, आफ्टर विनिंग द टाइटल बोट हेल्ड इन थाईलैंड में हुआ था ये। ठीक है, ये उसकी जीत को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ डे, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहे गरुड़ युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से किस दो सेनाओं के बीच में, किन दो देशों के बीच में हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऑफ डे के लिए दिया जाए, उस क्वेश्चन ऑफ डे के नीचे आप ये तो बताएं कि उसका आंसर क्या है, साथ में जितनी ज़्यादा डिटेल बता सकें तो वो भी अच्छा है। कहीं ना कहीं कमेंटों के नीचे एक तरह की डिबेट होनी चाहिए बच्चों में कि हाँ, कि इस किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा पता है, तो जब वो दूसरा बच्चा उसकी डिटेल आके पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन भी मिलेगी कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक तरह का डिबेट का माहौल बन जाना चाहिए नीचे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के तहत मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।